चलिए आज के इस वीडियो में मिलते हैं सुमंता चौधरी से, जो नीट 2022 में काफ़ी अच्छा सा स्कोर किया 637। और इनका कोइंसिडेंस देखिए कि इन्होंने जो लास्ट नीट टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे दिया था उसमें स्कोर आए थे 636, मतलब जो इधर आए थे उससे एक नंबर ज़्यादा। तो कभी कभी ये अच्छा भी हो जाता है कि जो इधर स्कोर आ रहे थे वैसे स्कोर उधर भी आ गए, तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक ठाक काम चल रहा था पहले, कुछ ऐसा नहीं हो गया कि हम इतना ला ही नहीं सकते थे। और अभी इनको कॉलेज मिला है एम्स भुवनेश्वर, जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है। 637 पे इनको मिला है विथ रिजर्वेशन एससी कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन किसी भी कैटेगरी के साथ एम्स में जाना यार बहुत टफ होता है। इस बार तो बहुत सारे बच्चे एम्स जा रहे हैं, कुछ इधर के भी बच्चे हैं एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर में शायद एक साथी और जाएगा तुम्हारे पास, पार्थिव रॉय, जो आपके स्टेट का टॉपर भी है, और एक तो एम्स दिल्ली में गए हैं, और भी बच्चे एम्स गए हैं। तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बधाई। और आप लोगों के साथ कॉलेजेस स्टार्ट भी होने वाले हैं 21 कब से? 21 से। तो आज हम जानेंगे इनके बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी जर्नी, कैसे इन्होंने अपने 11-12 का सफ़र कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए चलाया, कब से इन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया, कौन कौन से सब्जेक्ट में इनको कहाँ से फ़ायदा मिला, और जो लोकस एकेडमी से इनको क्या चीज़ बेनिफिट हो पाई वो इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले अपने बारे में बताओगे सुमंता, जिससे कि और भी लोग तुम्हें जान सकें। मेरा नाम सुमंता चौधरी है और मैंने नीट 2022 में 637 स्कोर किया और एकदम भगवान के भरोसे एम्स भुवनेश्वर मिल गया अभी, तो अच्छी बात है। और मैं लोकस में अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो एक फ़नी इंसिडेंट है। मैंने 11th में सर के यहाँ पे टेस्ट दिया था, मतलब वो एडमिशन एक टेस्ट होता है, वो मैंने दोस्त के साथ दिया थे। तो हम लोग टेस्ट के बीच में कुछ बात कर रहे थे, फिर सर ने उसी दिन पहले दिन ही बहुत डांट दिया मेरे को। तो फिर तो मैं आया नहीं यहाँ पे, फिर एक साल बाद फिर से घिस के आना पड़ा। फिर समझ में आया कि नहीं, पहले तो गलती की थी, अभी सुधारना है। मतलब कभी कभी होता है कि तुम कभी कभी होता है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ लास्ट एक्सप्रेशन। पता चला कि पहली बार तुम्हें डर लग गया तो डर ही में रह गए। तो लेकिन कभी कभी वो घूम घूम के होता है ना, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे दौड़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किए थे। तो पहले इन्होंने इधर एडमिशन टेस्ट दिया था, लेकिन वहां पर इनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाने की वजह से फिर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन फिर बताओगे लोगों को कि क्या हुआ कि तुम्हें ज्वाइन करना ही पड़ा, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम्स आई होंगी, कुछ ऐसे हुआ होगा कि नहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए और बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हमें भी ऐसे होना चाहिए। वो 11th में मैं वो अच्छे से पेस नहीं पकड़ पा रहा था, केमिस्ट्री नहीं किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब स्लो था मैं। इसके बाद देखा मेरे दोस्त लोग जो थे 10th तक, वो लोग अच्छा कर रहे या सर के यहाँ पे, फिर मैंने भी ले लिया एडमिशन। सब कुछ तो ट्राई करना ही चाहिए। फिर एडमिशन लेके समझ में आया कि पहले ही ट्राई कर लेना चाहिए था, घूमना नहीं पड़ता। चलो फिर तो जब तुमने यहाँ पर ज्वाइन किया तो ऐसे कौन कौन से 11th के टॉपिक्स थे जो तुम्हारे छूट गए थे और उसको भी तुमने अच्छा कर लिया? क्योंकि नॉर्मली जब 11th तुम्हारा छूट गया था तो काफ़ी ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे जो वीक भी हो गए होंगे, तो उनको कैसे कवर किया यहाँ पे स्पेशली? मेरा जो वो थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम का पार्ट था वो मतलब बहुत शेकी था, मतलब समझ में नहीं आता था। मतलब थ्योरी तो हो गया था पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। तो फिर मैंने पूजा के बाद सर से एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके किए थे। इसके बाद सर ने भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे, फिर वो सब क्वेश्चन करके अच्छे से फिर से क्लियर हो गया। मतलब एक जो बैकलॉग था सर पे वो पूरा ख़त्म हो गया। ये जो 2 टॉपिक्स इन्होंने बोला है ना, ये 2 टॉपिक नहीं है, 2 महाभारत हैं भाई। जैसे इक्विलिब्रियम कितना बड़ा सा चैप्टर है, तुम उसमें केमिकल अच्छा करो, आयनिक अच्छा करो, और आयनिक इक्विलिब्रियम तो खजाने ही हैं इतने बड़े से कंटेंट में। मतलब उसके बाद सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी उसी में हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा सा चैप्टर होता है। और TCTD पढ़ते रहो, वो फिजिक्स का भी कंटेंट पढ़ना होता है, इधर केमिस्ट्री के कंटेंट तो इतने सारे हैं ही, और डेल्टा H निकालते रहो 10 तरीके से। एक बार वो समझ में आ जाए तो चलता है, लेकिन ये 2 बड़े चैप्टर्स हैं। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर वो छोटे चैप्टर हैं, तुम 1-2 बार नहीं समझ में आता तो रट के भी चला सकते, कुछ फॉर्मूले के ऊपर बेस वो चैप्टर खत्म हो जाता है कि तुमने वांडर वाली इक्वेशन पढ़ ली, चल गया। लेकिन ये फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा। वो क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तुम्हें उस चीज़ को, वो प्रोसेस, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर पक्का ऐसा चैप्टर है, तुम 4-5-10 फॉर्मूले रट लिए, चैप्टर खत्म, उसमें ज़्यादा तुम इधर उधर घुमा नहीं सकते। लेकिन ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें प्रोसेस की बहुत ज़रूरत है, जिसको तुम कर लो तो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा ये बताओगे फिर तो 12 के कंटेंट जब यहाँ पर लोकस एकेडमी में पढ़े और जो ये नीट टेस्ट सीरीज़ देते रहे, तो उसमें कैसे तुम्हें हेल्प मिला टेस्ट देने से और साथ में ये 12 के कंटेंट इधर करने से? जब मैंने ज्वाइन किया था तब सर ने बस ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, तो वो मतलब एक अच्छा चीज़ था कि एक अच्छा
ऑर्गेनिक भी निकल जाएगा, फिर 12th का भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक अच्छे पॉइंट में मैंने एडमिशन लिया था। और NTS की बात करूँ तो मैंने तो पहले दिन से NTS ले लिया था। तो उसमें क्या होता है, एक सिलेबस वाइज जो टेस्ट होता है ना, वो देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लोड नहीं रहता है दिमाग में कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। अगर आपको एक सीक्वेंस दिया जाए, रूटीन दिया जाए, उसको फॉलो करेंगे तो वैसे ही बोझ हल्का हो जाएगा। तो इसलिए NTS या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऐसे चलते हैं एक सीक्वेंस में। अच्छा, तो ये तो तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ की बात हो गई। जैसे जैसे इन्होंने टेस्ट देते रहे और अच्छा स्कोर करते रहे, ये बताओगे कि तुम्हारे वो लोवेस्ट स्कोर कैसे थे? और कभी तो ऐसा आया होगा क्या फेज़ में कि तुम्हें लगा होगा कि नहीं यार टेस्ट सीरीज़ से बहुत लॉस हो रहा है, या मतलब बहुत डीमोटिवेशन आया हो किसी में काफ़ी टेस्ट में स्कोर कम होने से? तो वो इंसिडेंट अगर बच्चों को बता सको, क्योंकि सबके लाइफ में आता है यार कि कभी कभी कम स्कोर आ गए, तो वो कैसे ओवरकम किया और किस में बहुत अच्छे स्कोर आए और बिल्कुल फोड़ दिया फिर? मेरे को 11th में एक टेस्ट था जिसमें मैंने 720 में 283 स्कोर किया था। तो वो एकदम बहुत डार्क था, मतलब उससे निकल पाना तो मतलब मैंने उसके रिज़ल्ट अपने पापा को बताया भी नहीं था कि ये बताऊंगा तो मार ही पड़ना है और क्या इसमें क्या। तो इसके बाद मैंने खुद को वहाँ से निकाला, फिर इम्प्रूव किया। मतलब ये बहुत शॉकिंग सी बात है, मुझे भी नहीं पता था कि किसी भी टेस्ट में 283 आना और मेन एग्ज़ाम में 637, वो भी इस बार के एग्ज़ाम में जहाँ पर नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसमें कम नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब पेपर का लेवल इतना अच्छा था और उसमें 283 को भी कन्वर्ट करते करते, हार्ड वर्क करते करते, लगे रहने से ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? ऐसा कुछ फॉलो करते थे या जस्ट पढ़ाई 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 ये सब टाइम पास जैसा? क्योंकि बच्चों का अभी अलग अलग सा ट्रेंड है कि कभी कभी होता है मोटिवेशनल वीडियो देख तो लिया लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। मोटिवेशनल वीडियोस कुछ नहीं देखा, वो दोस्तों से बात किया, वही मोटिवेशन थे। वो अगर बुरा करेंगे तो मतलब खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं अकेला नहीं कर रहा, दोस्त भी बुरा कर रहे हैं। फिर इसके बाद वो भी अच्छा करता है, फिर मैं उसके साथ अच्छा करता हूँ, तो ऐसा ही चलता गया। मतलब वो जो हेल्दी कंपटीशन होता है ना बच्चों में, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है कि वो भी अच्छा कर रहा है तो तुम भी अच्छा करते चले गए, तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती। या किसी में तुम्हारा बेकार हुआ तो उसका भी बेकार हुआ, तो ये नहीं लगता कि हम पीछे हो जा रहे हैं, कि चलता है कि पेपर ही ऐसे था, तो एक मोटिवेशन बना रह जाता है। डिप्रेशन तो तब आने लग जाते हैं जब दोस्त आगे भागने लगे और तुम लगातार पीछे जाने लगो, और उस टाइम पे फिर ऐसा होता है कि उस टाइम पे तुम्हें कुछ अलग सा एनर्जी चाहिए होता है। तो इनका सर्कल ऐसा था जो हमेशा ही साथ साथ चलता रहा, तो मदद मिलती रही चलने में। बताएंगे फिर जो और टेस्ट यहाँ पर हुआ करते थे केमिस्ट्री के, स्पेशली टेस्ट जो इस पर्टिकुलर होते थे। नीट टेस्ट सीरीज़ तो अलग सा वो चलता ही है, जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको पता ही है। नीट टेस्ट सीरीज़ में नीट टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताओगे, उसके क्वेश्चंस के लेवल कैसे हुआ करते थे? तुम और भी ऑनलाइन में टेस्ट देते थे, तो क्या उनसे बहुत बेकार लेवल हैं या देने से ज़रूरी है कि वो फ़ायदा करता रहेगा आपको? ऑनलाइन टेस्ट के लेवल से तो नीट टेस्ट सीरीज़ मतलब बहुत ऊपर था, वो अच्छा था। मतलब लास्ट ईयर का जो पेपर था नीट का, उससे अगर कंपेयर करें तो हम लोग तो उसी को बेसिस मान के चल रहे थे, पर यहाँ पे टेस्ट बहुत टफ होता था, तो लगता था कि यार क्यों कर रहे, लेकिन करना तो चाहिए। फिर इस बार का एग्ज़ाम देके समझ में आया कि नहीं, मतलब हमेशा तैयारी मुश्किल वाले की करनी चाहिए, आसान वाले की कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो लेवल की बात करूँ तो एकदम अप्रोप्रिएट है, इसमें कुछ मतलब लोचा नहीं है। लेवल बहुत सही है। चलिए, तभी तो ऐसा हुआ कि इनके स्कोर 636 जो लास्ट टेस्ट में इधर आए, और 637 हूबहू वैसे ही स्कोर हो जाना कंपटीशन एग्जाम में, वो दिखाता है कि पेपर के लेवल जैसे इधर रहते थे वैसे ही उधर थे। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जो इन्होंने बताया कि आपको वर्स्ट कंडीशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, ब्लैंक हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे तो आप आसान पोजीशन को तो पहले से ही आप देख लेंगे, वो तो वहाँ से निकल ही जाएंगे। लेकिन जहाँ पर ट्रिकी होंगे, जहाँ पर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा पेपर, जहाँ पे टाइम को यूटिलाइज़ करने की बात हो जाएगी, वो कर नहीं पाएंगे आप। तो वो पहले से अगर बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी तो वहाँ से आप निकल जाएंगे। और आप ध्यान रखिए, जो आपको स्कोर इधर मिलते हैं नीट टेस्ट सीरीज़ में, वो कोई फेक मार्क्स नहीं है कि नहीं। अगर वो उसकी वैल्यू को समझते जाओगे कि आपको 280 मिल रहा है बायो में, 250 मिल रहा है बायो में, तो वो एक ऐसे नंबर नहीं है कि जो इनके नहीं आए होंगे। जैसे बायो में आप बताओगे कि क्या हमेशा 300 प्लस ही आया करते थे और मेन एग्जाम में अचानक फोड़ दिया? नहीं, यहाँ पे मेरे को बायोलॉजी में 300 मतलब 320-30 मिलना ही मतलब मुश्किल होता था। मैक्सिमम रेंज 270 से 320-30 के बीच में होता था। मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि एकदम फोड़ दिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ यहाँ पे।
तो एक्चुअली में जब ये नीट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ ना, तो स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट में ऐसा हुआ था कि लोग बायो से बहुत डर गए थे, ये ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो देखे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस किसी बुक के पैटर्न से मैच नहीं करते थे, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइनों से ज़्यादा मैच करते थे। तो जो बच्चे एनसीईआरटी को उतना सीरियसली पढ़ते नहीं थे तो उनको स्कोर गेन करने में बहुत दिक्कत होती थी। इवन एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना, उसे सारी बातें याद कर लो तो फिर वो टेस्ट हो जाते हैं। अभी एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया था, लोकजीत सरकार, तो उसने बताया कि अगर मैं कुछ टेस्ट को अच्छे से एनालाइज भी कर लूँ, अच्छे से पढ़ भी लूँ, टेस्ट के पेपर के क्वेश्चंस को भी अच्छे से अगर दोबारा मैं कर लेता था तो वो चैप्टर लगता था मैंने पूरा पढ़ लिया एनसीईआरटी से, क्योंकि उसमें सारी लाइनें लगभग डाल दी जाती थी टेस्ट के पेपर में। तो एक बार इन लोगों को भी बताओगे कि जो बायो के पेपर के क्वेश्चंस होते हैं वो क्या एनसीईआरटी के पढ़ने से ही तुम्हारे अच्छे हुए हैं या फिर कुछ और भी बहुत बुक्स ने तुम्हें मतलब इसमें आगे कराया? पढ़ा तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही था, मतलब एनसीईआरटी में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मतलब एक बार में तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि कहा लोग जितने कि एक क्वेश्चन में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता था, वो एकदम सही बात है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे से जो एकदम बहुत सोचना होता है, मतलब पूरा ब्रेनस्टॉर्म हो जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस मैंने लास्ट में बहुत क्वेश्चंस किए थे, डेली तो 400-500 क्वेश्चन मैं करता था। वो अनअकैडमी एक सर थे, वो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कराते थे, तो वो मैंने किया था, मतलब वो उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया, उस चीज़ ने बायोलॉजी में। चलिए, तो मतलब आपको प्रैक्टिस बहुत करती रहनी है, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। जो भी तुम्हें एनसीईआरटी की प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाए उसको फॉलो करते रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो तुम्हें ज़्यादा स्कोर दिलाता है वो है तुम्हारा एनसीईआरटी। और तुम चाहे जितनी इधर उधर की बुक्स कर लो, अगर एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तो मेन एग्जाम के कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे लेकिन लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी क्या लिखा है, क्योंकि वो लैंग्वेज तो एनसीईआरटी की है, वो तो पूरी लाइन एनसीईआरटी की लिखता है विद सेम इंग्लिश, सेम ग्रामर, सेम तरीके की चीज़ें। तो वो आपको एनसीईआरटी की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करनी चाहिए। ये बताओगे केमिस्ट्री में जो इतना इधर से सीखा वो कितना हेल्पफुल था, और कौन से ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर वीकनेस तुम्हें बाद में भी नज़र आई, और कौन से ऐसे चैप्टर थे जो लगा कि बहुत ओके हो गया? केमिस्ट्री में यहाँ पे आने के बाद मुझे सच बोलूँ तो वीक कभी भी नहीं लगा, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था कि बायोलॉजी फिजिक्स कैसा भी हो जाए इसमें तो मैं ठीक ठाक ला ही लूँगा, मतलब मार्क्स इसमें अच्छा ही आएगा मेरा। ये कॉन्फिडेंस मेरा हमेशा से बना रहा है इस सब्जेक्ट में बस। तो मतलब एक अलग सी एनर्जी थी इनके अंदर कि केमिस्ट्री का वो कॉन्फिडेंस इधर से बूस्ट होता चला गया, इतने सारे टेस्ट देते देते तो फिर वो हो गए। और इन्होंने बहुत सारे अलग से भी टेस्ट दिए, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन के भी टेस्ट देते रहे। जैसा कि इन्होंने पहले भी बोला कि जो टेस्ट के लेवल इधर के होते थे ऑफलाइन के एनटीएस के, उनके लेवल थोड़े से ज़्यादा हाई होते थे, इसलिए स्कोर थोड़े उतने ज़्यादा नहीं आते थे जो इनके ऑनलाइन के स्कोर से मैच नहीं करते थे। मैंने इधर बीच में इनसे पूछा भी था कभी कि टेस्ट में कैसे और स्कोर आ रहे हैं, तो शायद 650 के आसपास आ जाया करते थे और उधर आ जाया करते थे। एक्चुअली में होता है कि कभी कभी ऑनलाइन में बच्चे नहीं देते कम स्कोर आने से, तो वो लोग भी पेपर ऐसे सेट करते हैं कि स्कोर आता रहे, ठीक ठाक स्कोर गेन हो जाए, बच्चों का मोटिवेशन बना रहे, और पेपर भी वो लोग सही सेट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो माहौल बदलता है ना, उससे भी स्कोर में फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आप ऑफलाइन में एग्ज़ाम देते रहते हैं तो एक अलग ही वो होता है प्रेजेंस वहाँ पर, उस रूम का, उस हाल का, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा, और बहुत सारी चीज़ों का जब आप मेन अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तभी वो फील होगा, क्योंकि वहाँ एसी नहीं चल रहा होगा। कभी कभी किस्मत ख़राब होगी ना तो तुम्हारे पास फ़ैन भी नहीं चल रहा होगा, और होता है कि नहीं, वहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे सामने एसी लगा होगा, तुम मांगोगे पानी तो पानी लगा होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा कि तुम्हें बाथरूम जाना है तो बाथरूम जा रहे हैं हर सेकंड। और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं वहाँ पर। 2 बजे एग्ज़ाम देना है लेकिन सुबह से ही वो बॉडी कंट्रोल में नहीं होती, ऐसा लगता है कि खाएं कि नहीं खाएं, और खा लिया तो ज़्यादा खा लिया, दिक्कत, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। तो अपने जूनियर्स के लिए क्या बोलोगे कि जिसे फॉलो करके वो अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं? बस अपने टीचर्स को फॉलो करना चाहिए बस, और इधर उधर भागना है, अभी तो भागने का टाइम है नहीं, अभी जो है वो है, उसको एकदम से अपना बाइबल मान के बस सामने आगे बढ़ना है। और ऑल द बेस्ट सबको। चलिए फिर तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो आपको बता रहे हैं लोग, जिस भी टीचर के पास आप पढ़ते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, हार्ड वर्क देने पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। तो आपको दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत ज़रूरी है। आग के पास खुद जाएँ और जलें फिर एक्सपीरियंस करें, इससे अच्छा है कि कोई बताता है कि आग के पास जाने से जल जाते हैं, मान लेना चाहिए। तो वो अभी आपको करने का टाइम है, ज़्यादा अभी आप मतलब डिस्कवर करने में लग जाएंगे चीज़ों को इधर उधर तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। अभी बिल्कुल जान लगाइए, और लगभग मई के आसपास इस बार एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन एम्स भुवनेश्वर में जाने वाले सुमंता चौधरी जी को, और भगवान करे कि आप भी ऐसे ही इनके साथ जाएं तो ये आपके सीनियर बने, आपको हेल्प करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय।